अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं आज हमने डिस्कस करना है। बेटा इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आएगा, तो इसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होगा। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी लाजमी आएंगे। अब हम देखते हैं कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है ये कोई सॉल्यूशन होगा, यानी इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा चीजों का बचा एक मिक्सचर होगा। अब इनका नाम बफर क्यों है? बफर जो होता है इसका लफ्जी मतलब होता है रिड्यूस द इफेक्ट। मतलब ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर कोई अगर इफेक्ट डाला जाए तो इसको ये रिड्यूस करते हैं, कम से कम करते हैं। दैट इज द लिटरेरी मीनिंग्स ऑफ बफर्स। और व्हाट इज बफर सॉल्यूशन? तो आप कहेंगे ए सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, कि वो अपनी पीएच को कभी चेंज नहीं होने देते। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड इन इट, अगर आप उस सोल्यूशन के अंदर थोड़ी अमाउंट में एसिड या बेस को ऐड कर देते हैं तो वो उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देंगे। सच सॉल्यूशंस आर नाउन एज ए बफर सॉल्यूशंस। तो आपने इन्हें बेटा बफर सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। अब बफर सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो बेटा बफर सॉल्यूशंस के अंदर ये कुछ अहम किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपके पास एमसीक्यूज के अंदर आएंगी, तो आपने इसे याद रखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। नंबर 1, बफर सॉल्यूशन हैज ए डेफिनेट पीएच। जितने भी बफर सॉल्यूशंस होते हैं उनकी एक खास किस्म की पीएच होगी। हर बफर सॉल्यूशन की एक डेफिनेट पीएच होगी। जो भी पीएच वाला आपको बफर सॉल्यूशन चाहिए आप उस तरीके से उसे प्रिपेयर कर सकते हैं या ले सकते हैं। तो डेफिनेट या एक कांस्टेंट पीएच होती है हर बफर सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल बेटा जैसे हमारा ब्लड होता है, ब्लड ये जो खून है हमारे जिस्म के अंदर, इसकी जो पीएच होती है ये 7.35 है। चाहे आप पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, खातून है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो आपके ब्लड की जो पीएच है 7.35 है। सारी उम्र इसकी जो पीएच होती है वो चेंज नहीं होती। आप पानी भी पीते हैं, इंजेक्शन भी लगवाते हैं, सारी उम्र इसकी पीएच चेंज नहीं होती। तो वो ये जो ब्लड है दैट इज ए बफर सॉल्यूशन, ये एक बफर सॉल्यूशन होता है। अब इसके अंदर बफर कैसे? ये कुदरत ने बेटा कुछ फास्फेट, बाइकार्बोनेट और प्रोटीन का मिक्सचर लिया गया है जो कि एक बफर सॉल्यूशन के तौर पर अमल है करता है। अब इसलिए इनकी जो पीएच होती है ये डेफिनेट होती है, खास किस्म की पीएच होती है। और बफर सॉल्यूशन डज नॉट चेंज इट्स पीएच। बफर सॉल्यूशन की बेटा पीएच कभी भी चेंज नहीं होती। कब तक नहीं होती? ऑन डाइल्यूशन। अगर आपके पास कोई भी बफर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, इसकी आपने आके पानी डाल दिया तो इसकी पीएच चेंज नहीं होती। नंबर 2, ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपने एक बफर सॉल्यूशन लिया और इसे लंबे अरसे के लिए रख दिया फिर भी उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। ऑन एक्सपोजर टू एयर, अगर हवा के अंदर पड़ा हुआ है फिर भी पीएच चेंज नहीं होगी। अगर मॉइस्चर के अंदर पड़ा हुआ है, नमी वाली जगह के अंदर पड़ा हुआ है, तब भी उसकी पीएच चेंज नहीं होती। बेटा उसकी स्लाइटली सी मामूली सी पीएच चेंज होगी अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे। थोड़ी अमाउंट में आपने एसिड या बेस को ऐड करेंगे तो ये स्लाइटली चेंज होगी। लेकिन बच्चों ये हाईली चेंज हो जाएगी, ज्यादा चेंज हो जाएगी अगर इसके अंदर आपने लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड करेंगे, फिर जाके इसकी पीएच थोड़ी ज्यादा चेंज होती है। लेकिन अगर ये स्मॉल अमाउंट में है फिर इसकी पीएच चेंज नहीं होगी। लेकिन जो इंसान है इसके जो ब्लड की पीएच है वो 7.35 है और बाइकार्बोनेट और प्रोटीन और बफर ने इसकी पीएच को मेंटेन रखा हुआ है। अगर आप एक लंबे अरसे के लिए भी ब्लड देखो, एक छोटा बच्चा होता है, जवान हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसके ब्लड की पीएच चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होती? क्योंकि कुदरत ने उसके ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट, फास्फेट और प्रोटीन को मिला के एक बफर बनाया हुआ है जो उसकी पीएच चेंज नहीं होती। इस तरीके से जो इंजेक्शंस बनाए जाते हैं उनको भी इन सारी बातों को देख के बनाया जाता है कि जब किसी भी पेशेंट को ये इंजेक्शन लगाया जाएगा तो उसकी ब्लड की पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर बेटा ब्लड की पीएच चेंज हो गई, 7.85 होगी, मामूली सी चेंज होगी, तो इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में गिर सकता है। अगर 8 के करीब उसकी पीएच हुई तो वो इंसान वो पेशेंट जो है वो मर सकता है। अब हमारे पास एक कंपोजिशन क्या होती है, ये बफर होते क्या हैं? जो आमतौर पर बेटा हमारे पास कोई भी बफर होगा वो एक वीक एसिड होगा, या तो वो एसिडिक बफर होता है या वो बेसिक होता है। कोई भी वीक एसिड होगा और इसका एक साल्ट होगा, जो इसका साल्ट आप लेंगे
वो स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना होगा। स्ट्रॉन्ग बेस से बेटा इसका आपने साल्ट लेना है। अब इसकी एग्जांपल देख लें। जैसे आपके पास एक वीक एसिड है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये एक वीक एसिड है। इसका जो साल्ट आप बनाना चाहते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनाएं। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा देंगे तो ये इसका बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड से बच्चों इसे रिएक्ट कराएंगे तो इसके नतीजे में ये सोडियम साइनाइड बनेगा, ये इसका साल्ट होगा और साथ पानी बनेगा। तो ये आपके पास एक एसिडिक बफर बनेगा, मतलब HCN होगा और इसके साथ NaCN सोडियम साइनाइड होगा तो इसे हम कहेंगे एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो हमारे पास कोई भी जो बफर होगा वो एक वीक एसिड होगा या बेटा वो एक वीक बेस होगा। अगर बेस होगा तो वो आपके पास एक वीक बेस बनेगा और वीक बेस का जो साल्ट आपके पास आएगा वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आएगा। तो ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन होती है एक बफर के। अब ये जो बफर होंगे इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। बफर को बेटा दो हिस्सों में आपने तकसीम किया हुआ है, या तो उन्हें एसिडिक बफर कहते हैं या उन्हें आप क्या कहते हैं बेटा, बेसिक बफर कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिक बफर क्या है। तो एसिडिक बफर को भी हमने देखा है कि ये कोई भी वीक एसिड है, एक वीक एसिड होगा और इसका जो साल्ट होगा वो हमेशा बच्चों एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ होगा और इनकी जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होगी। पीएच जो होगी वो बेटा आपके पास लेस देन 7 7 से कम होगी इनकी पीएच। और अमूमी तौर पर जो एसिडिक बफर होते हैं इनकी जो पीएच होती है दैट इज इक्वल टू 4 से लेके 7 तक होगी। अब हम इनकी एग्जांपल्स देखते हैं कौन से हैं। तो पहले फेमस किस्म की एग्जांपल है, सब वीक एसिड आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये एसिटिक एसिड होगा, इसका जो साल्ट आपके पास आएगा वो सोडियम एसीटेट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड ONA, ये इसका साल्ट होगा। और वीक एसिड देख लीजिएगा HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एक वीक एसिड होगा, इसका जो साल्ट होगा वो NaF होगा। इसी तरीके से बेटा आपके पास HCN होगा, हाइड्रोजन साइनाइड होगा, इसका जो साल्ट होगा वो सोडियम साइनाइड होगा, ये भी एक बफर सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से बेटा आपके पास सिट्रिक एसिड होगा, सिट्रिक एसिड, और इसका जो साल्ट होगा वो सोडियम सिट्रेट होगा, सोडियम सिट्रेट, ये बेटा आपके पास इसका एक साल्ट होगा। ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिक में बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड एक बेटा वीक एसिड है और इसका जो साल्ट होगा वो सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, तो वो आपके पास इसका एक साल्ट होगा और वो भी एक बफर है। यानी बफर सॉल्यूशंस के लिए जरूरी नहीं है कि एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट हो, कोई भी वीक एसिड आप ले सकते हैं। जैसे थैलिक एसिड होता है वो भी एक वीक एसिड है, उसका जो साल्ट होगा वो पोटेशियम थैलेट होगा। तो आपने कोई भी वीक एसिड लेना है और उसका एक साल्ट बना देना है जो आपको पता होगा। असल में होते क्या है, ये जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ये लोरी एंड ब्रोस्टन का कंसेप्ट होता है कि हमारे पास एक वीक एसिड होगा, जैसे बच्चों आपके पास HF है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये एक स्ट्रॉन्ग ए बेस के अंदर आयोनाइज हो रहा होगा जिसे आप कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। जब भी एक एसिड आयोनाइज होगा तो वो एक बेस बनाएगा जिसे आपने कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो हकीकत में बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, एक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस, या एक बेस होगा और उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। इसी तरीके से बेटा अब आपने बेसिक बफर की कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। तो वो भी बेटा आपके पास एक वीक बेस होगा, वीक बेस होगा और इसका जो साल्ट होगा वो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड से लिया होगा। जैसे हमारे पास एक वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसे HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो इट कैन बी फॉर्म अमोनियम क्लोराइड प्लस बच्चों ये H2O बन जाएगा, पानी बनेगा। अब हमारे पास ये एक बफर सॉल्यूशन होगा, कौन सा बच्चों, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा और इसके साथ अमोनियम क्लोराइड होगा, ये इसका एक बफर सॉल्यूशन है। इसी तरीके से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा जिसे चूना कहते हैं और ये इसका जो साल्ट होगा ये कैल्शियम क्लोराइड होगा, ये इसका बेटा आपके पास साल्ट होगा, ये भी आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है। इसी तरीके से बेटा आपके पास ग्लिसरीन होगी, ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन है, ये ग्लिसरीन है, इसका जो आपने साल्ट लेना है वो ग्लिसरीन हाइड्रोजन, वो आप कहेंगे ये ग्लिसरीन आ जाएगी, ग्लिसरीन हाइड्रोजन
क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड जो होगा वो बच्चों इसका आपके पास एक साल्ट बन जाएगा। तो आपके पास जो भी वीक बेस जिसका भी आपको नाम आता है उस वीक बेस का आपने एक साल्ट बना लेना है। जैसे आपके पास और भी कई वीक बेसिस हैं तो है उनके साथ आपने इसका साल्ट बना लेंगे। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी बेटा एक आपके पास वीक बेस है, इसका जो साल्ट होगा वो एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा। तो अब आपने याद रखना है कि हमारे पास बेसिक बफर सॉल्यूशन जो हमारी बुक में एग्जांपल दिया है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड है इसका साल्ट, लेकिन ये हमारे पास बहुत सारे होते हैं और इनकी पीएच जो होगी वो अमूमी तौर पर देयर पीएच इज ग्रेटर देन 7। इनकी जो पीएच होती है बेटा वो 7 से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? अमूमी तौर पर इनकी पीएच 7 से लेके बेटा 10 तक जो होती है वो बेसिक बफर सॉल्यूशन की पीएच होगी। अब सवाल आता है कि एक बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है। तो हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन है वो दो तरह से होते हैं, एक को हम कहते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एक को आप कहते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होगा। तो बेटा एसिडिक बफर सॉल्यूशन में पहली बात यह है कि ये एक वीक एसिड है, यानी ये एसिटिक एसिड है, दैट इज ए वीक एसिड। ये अपने आप को क्या करेगा? आयोनाइज करता है। जब ये अपने आप को आयोनाइज करता है तो इट कैन बी ब्रेकअप इनटू एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन में ब्रेकअप होगा। तो ये एक वीक एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है और ये एसिड के साथ मिलके बेटा साल्ट बनाएगा। तो ये अपने आप को डिसोसिएट करता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक एसिड है। अब ये कितना डिसोसिएट होता है? अगर इसके आपके पास 100 मॉलिक्यूल हो, एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें से बेटा सिर्फ 2 मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिसोसिएट होते हैं और 98 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं। सिर्फ ये 2% या 1.3% जो है वो आयोनाइज होगा। अब आपने क्या किया, इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब इसका एसिड डाल देते हैं, सोडियम एसीटेट। जब आपने सोडियम एसीटेट को डाला तो ये भी बेटा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये मुकम्मल तौर पर आयोनाइज हो जाएगा। मतलब अगर इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं सोडियम एसीटेट के तो 100 के 100 ही ब्रेकअप इनटू एसीटेट आयन एंड सोडियम आयन। तो ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन के अंदर बच्चों ये चेंज हो जाएगा। जब ये चेंज हो जाएगा तो आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ली-शेल्ट्रियस प्रिंसिपल के मुताबिक ये कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। बोथ हैव ए सेम आयन, दोनों के पास एक जैसा आयन आ गया। अब क्योंकि एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है इसलिए ये रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, यानी एसीटेट आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा और वापस हमें एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। आयोनाइज्ड फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनआयोनाइज्ड फॉर्म। आयोनाइज फॉर्म जो होती है वो अनआयोनाइज फॉर्म के अंदर बेटा कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी और इस तरीके से ये जो डिसोसिएट हुआ था, जब ये डिसोसिएट हुआ था तो इसकी पीएच में थोड़ी बहुत बेटा कमी आना शुरू हो गई थी। जब इसमें एसीटेट आयन की मिकदार बढ़ी तो रिएक्शन रिवर्स हो गया। अब ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर चला गया है तो इसकी पीएच जो होती है वो मेंटेन रहती है। अब आप तवज्जो कीजिए, अगर कोई भी शख्स आके इसके अंदर एसिड डाल देता है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन डाल देता है या बच्चों इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में एसिड डाल देगा स्मॉल अमाउंट में, देखो यहाँ पे शर्त है स्मॉल अमाउंट में। फॉर एग्जांपल अगर बेटा आपने एसिटिक एसिड का आपके पास 1 लीटर पड़ा हुआ है तो इसके अंदर आके किसी ने चंद एक कतरे डाल दिए, थोड़े से मॉलिक्यूल डाल दिए, तो जो एसिड डालेगा ये फौरन बेटा इससे डिसोसिएट होगा, हाइड्रोजन आयन निकलेंगे। ये हाइड्रोजन आयन इस एसीटेट आयन के साथ मिलकर दोबारा एसिटिक एसिड बना देगा, अन डिसोसिएट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पीएच इसकी चेंज नहीं होगी। अगर इसके अंदर आप बहुत सारी मिकदार में 1 लीटर ये बफर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, 1 लीटर इसके अंदर आपने कोई एसिड डाल दिया है तब इसकी पीएच जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब इसके अंदर जो एच आयन है उनकी तादाद ज्यादा हो जाएगी। वो ज्यादा हो जाएंगे तो पीएच के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी। अगर बच्चों को इसके अंदर बेस डाल देता है, कोई आके इसके अंदर बेस डाल देगा, NOH डाल देता है, जब आप इसके अंदर NOH डालते हैं तो यहाँ पे OH आयन की मिकदार आती है। जब ये बेटा OH होगा तो ये इस हाइड्रोजन के साथ आके मिलेगा। जब ये इस हाइड्रोजन आयन के साथ मिलेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। जब ये रिएक्शन रिवर्स होगा तो पीएच इसकी बढ़ जाएगी। देखो ये आपने एक बात याद रखनी है
कि जब इसके अंदर बेटा आपने OH आयन या H आयन दोनों चीजें डालते हैं तो इसकी पीएच चेंज हो जाती है। अगर H आयन यानी कोई एसिड इसके अंदर डालते हैं तो इसकी जो पीएच होती है दैट कैन बी डिक्रीजेस, इसकी पीएच जो होती है वो बेटा सॉरी डिक्रीजेस नहीं इंक्रीज हो जाएगी, इसकी पीएच जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, न्यूट्रल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। हम जानते हैं पीएच और हाइड्रोजन आयन एक दूसरे के बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूशन के अंदर तो पीएच उसकी कम होगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बच्चों कम हो गई मतलब ये आपस में मिलकर दोबारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गए तब इसकी पीएच जो होती है वो बढ़ जाती है, तो इसकी पीएच बेटा इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारे पास आता है कि एक एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझाने की कोशिश करता है जिसके अंदर बेटा हमने एसिटिक एसिड लिया, एसीटेट आयन यानी इसका कॉन्जुगेट बेस लिया, इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन देखते हैं और फिर आप इसको कंप्लीट करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुआगा। अब देखो हम चार एक्सपेरिमेंट करते हैं। चारों एक्सपेरिमेंट के अंदर जो एसिटिक एसिड है इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल्स पर लीटर लेते हैं, ये भी 0.1 मोल पर लीटर लेते हैं। तीसरे एक्सपेरिमेंट में भी 0.1 मोल पर लीटर, चौथे एक्सपेरिमेंट में भी बेटा 0.1 मोल पर लीटर आपने कंसंट्रेशन ली। अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास ना एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है इसके अंदर आपने 0.1 मोलर एसिटिक एसिड को तैयार किया हुआ है। अब आपने इसके अंदर कोई सोडियम एसीटेट नहीं डाला तो ये सारे का सारा एसीटेट आयन है, ये थोड़ा सा आयोनाइज हुआ। जब ये आयोनाइज होता है तो इसकी जो परसेंटेज कंपोजिशन होती है 1.3% इसके मॉलिक्यूल आयोनाइज होंगे, मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल हैं तो उसमें सिर्फ 1.5 मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होगा, तो इसकी जो पीएच होगी ये 2.89 बच्चों इसकी पीएच हो जाएगी। अब हम एक खास कंसंट्रेशन लेते हैं सोडियम एसीटेट की, सोडियम एसीटेट की बेटा हमने खास कंसंट्रेशन लेते हैं। कितनी कंसंट्रेशन लेते हैं 0.05, फिर इसका डबल करते हैं बढ़ाते हैं फिर देखते हैं पीएच पे क्या असर होता है। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर 0.05 मोल सोडियम एसीटेट के डाल दिए, यानी ये सोडियम एसीटेट जो है जो इसका साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके 0.05 मोल्स हमने इसके अंदर डालते हैं। जैसे ही डालते हैं ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सारे का सारा एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो गया। अब ये एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो गया। जब ये रिएक्शन जो होगा रिवर्स होगा तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन आयन है ये इसके साथ मिलेगा तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो पीएच बच्चों बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो इसकी डिसोसिएशन हमारे पास आ रही है वो कम होगी, 1.3% से 0.036% पे बेटा ये चली गई है और इसकी जो पीएच होती है वो 4.44 हो गया यानी बढ़ गई है। अब आपने 0.05 मोल कंसंट्रेशन और डाल दिया यानी ये डबल हो जाएगा 0.1 हो गया। अब जो इसकी डिसोसिएशन होती है और कम हो गई, ये 0.018 हो गया तो इसकी पीएच स्लाइटली सी और बढ़ गई क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, 4.74 हो गई। अब आपने 0.05 मोल्स और एसीटेट आयन डाल दिया तो इसकी जो कंसंट्रेशन बेटा नहीं बनेगी एसीटेट आयन की 0.15 मोल्स आ जाएंगे और इसकी जो डिसोसिएशन है वो और डिक्रीज हो जाती है, 0.12 होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी, रिएक्शन रिवर्स हो गया तो इसकी जो पीएच होगी वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, 4.92 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप इसकी और मिकदार को बढ़ाएंगे तो इसकी डिसोसिएशन और कम हो जाएगी और पीएच क्या हो जाएगी बच्चों इंक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे काम करेगा, तो दोनों का बेटा जो प्रिंसिपल है वो सेम है। जैसे एसिडिक बफर ने काम करना है वैसे हमारे पास क्या होगा बेसिक बफर सॉल्यूशन जो होगा सेम वैसा काम करेगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि बेसिक बफर सॉल्यूशन किस तरीके से काम करेगा, वो भी सेम करेगा, सेम प्रोसेस होगा। बेसिक बफर सॉल्यूशन देखें ये एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यानी ये आपके पास एक लिक्विड स्टेट के अंदर है। जब पानी के अंदर आप इसे डालते हैं तो इट कैन बी डिसोसिएट इनटू अमोनिया आयन प्लस बच्चों ये OH आयन के अंदर तब्दील हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर। अब इसका जो साल्ट होगा दैट इज ए अमोनियम क्लोराइड, तो ये अमोनियम क्लोराइड है। जब इसको इसके अंदर आप डालेंगे तो ये भी मुकम्मल बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट,
तो ये मुकम्मल तौर पर अमोनियम आयन में और बच्चों क्लोराइड आयन के अंदर ब्रेकअप हो जाएगा। अब ये इसके आयंस बन गए। अगर कोई शख्स आता है और इसके अंदर आके उसने एसिड डाल दिया, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा। किसको बढ़ा देता है? एसिड की कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाता है तो उसने क्या चीज डालता है? हाइड्रोनियम आयन इसके अंदर इंटर करेगा। जब हाइड्रोनियम आयन इंटर करेगा तो ये जो हाइड्रोनियम आयन होगा इट रिएक्ट विद OH आयन, तो ये OH आयन के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के अंदर तब्दील हो जाएगा। और वाटर की पीएच जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 होती है। तो इस तरीके से उस सोल्यूशन की पीएच के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पानी बन गया है। अगर बच्चों किसी ने आके इसके अंदर बेस डाल देते हैं, मतलब NOH डाल देते हैं, तो ये जो OH है अब इसकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ेगी और ये अमोनियम आयन के साथ मिलेगा और दोबारा बेस के अंदर है कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यह है कि जब भी आप एसिड या बेस किसी चीज की मिकदार को बढ़ाते हैं तो रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से वो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता। अब कैलकुलेटिंग द पीएच ऑफ ए बफर, अगर आपने कोई बफर बनाना चाहते हैं, इतनी तारीफें सुनी है बफर की, तो बफर को किस तरीके से तैयार करेंगे? तो इसके लिए बेटा हमारे पास एक अजीम साइंटिस्ट आते हैं, हिज नेम इज हेंडरसन। तो ये जो हेंडरसन थे इन्होंने हमें एक तरीका बताया है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर ए बफर, कि आपने कोई भी बफर बनाना चाहते हैं, किसी भी पीएच का बफर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बच्चों हमारे पास ना एक एसिड है, HA एक एसिड है। जब ये डिसोसिएट होगा, ये एक वीक एसिड है, इट कैन बी डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। अब बेटा इसके अंदर आपने इसका साल्ट डाल दिया, ये इसका साल्ट है, ये भी इसके अंदर आके क्या करेगा? डिसोसिएट होगा। ये सोडियम आयन है, फॉर एग्जांपल ये एसीटेट आयन है। अब बेटा आपने इसकी लिखनी है Ka से मुराद है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। ये Ka बनेगा, पहले आपके पास ये Kc बनेगा, फिर आपने इसकी Ka लिखेंगे। K लिखते वक्त ये प्रोडक्ट ऊपर लेंगे, ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, ये बच्चों इसके कॉन्जुगेट एसिड की कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाई Ha। यहाँ पे आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? पीएच। तो पीएच क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। तो आपने इस हाइड्रोजन आयन को बेटा इधर ले लेना है और ये सारी रकम इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये के है, ये HA ऊपर आ जाएगा और ये हमारे पास A क्या होगा? ये इसके नीचे, यानी नॉमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स ये बन जाएंगे। अब आपने इसे कन्वर्ट करना है पीएच के अंदर, तो हम कहते हैं टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड, कि दोनों तरफ आपने बोथ साइड, दोनों साइडों पे आपने बच्चों नेगेटिव लॉग लेने हैं। तो इट कैन बिकम नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बनेगी। ये आपके पास आएगा नेगेटिव लॉग Ka बनेगा, इसका फिर आपने नेगेटिव लॉग ले लेना है। अब ये जो ऊपर आपने लिया हुआ है इसे हम एसिड कहते हैं और जो नीचे बच्चों आपने लिया हुआ है ये इसका क्या है? साल्ट है। अब जहां पे भी नेगेटिव लॉग होता है उसका मतलब है पी, तो ये वाली जो रकम होगी इट बिकम में पीएच, ये पीएच बन जाएगी। नेगेटिव लॉग ऑफ के इज कॉल्ड पीके, ये पीके बन जाएगा, ये नेगेटिव लॉग रहेगा। ये बच्चों आपके पास एसिड है और ये क्या होगा? साल्ट। कोई भी एसिड और साल्ट से बनेगा ना, ये एसिड वाली हम ले रहे हैं। अगर आप इसको नॉमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स को रिवर्स कर देते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब आप क्या कहते हैं? पीएच बराबर है पीके बन जाएगा प्लस लॉग आ जाएगा ये साल्ट ओवर एसिड, साल्ट ओवर एसिड। तो ये बेटा हमारी एक इक्वेशन बनती है, इसे आपने हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं। हेंडरसन इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच एंड पीओएच। अगर आपने पीओएच कैलकुलेट करेंगे तब भी यही इक्वेशन होगी, तो वहां पे आपने सिर्फ पीओएच लिखेंगे और वहां पे आपने के की जगह पी के बी लिखेंगे, प्लस बच्चों यहाँ पे आपके पास आएगा लॉग 60 लिखेंगे और नीचे डिवाइडेड बाय बेस, ये बेस के साथ डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास बेसिक बफर की जो है ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को यूज करके आप किसी भी सॉल्यूशन की पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास वो सॉल्यूशन सबसे अच्छे बफर वो होते हैं जिसमें एसिड एसिड और उसकी साल्ट की जो कंसंट्रेशन होती है वो आप सेम लेते हैं। वो बफर बहुत अच्छे होते हैं जिसमें एसिड और साल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है। फॉर एग्जांपल
हम एक बफर बनाना चाहते हैं एसिटिक एसिड का। हमने एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन जो ली है वो 0.1 ली है, 0.1 मोल्स पर लीटर। और इसका जो साल्ट लिया है, इसका जो बेटा आपने साल्ट लिया है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी 0.1 है। और इस एसिड की जो pKa की वैल्यू आपके पास आ रही है वो 4.74 है। अब हम देखते हैं कि इसकी पीएच क्या होगी। तो आप बताओगे कि ये जो पीएच होगी दैट इज इक्वल टू pKa प्लस ये log आपके पास आया, ऊपर साल्ट है, नीचे क्या है, एसिड है। अब क्योंकि ये pKa की जो वैल्यू आपने ली हुई है ये 4.74 है, ये जो साल्ट लिया हुआ है वो भी 0.1 है, ये जो एसिड लिया हुआ है वो भी 0.1 है। 0.1 को 0.1 से आप काट देते हैं तो इसका जवाब क्या आता है, 1। तो अब आपके पास क्या होगी, पीएच बराबर है 4.74 प्लस log क्या आएगा, 1। अगर 1 का आप log लेते हैं दैट इज इक्वल टू 0। तो पीएच बराबर है 4.74 प्लस 0, इसका जवाब आएगा 4.74। तो ये आपके पास उसकी पीएच आ गई। अब अगर आपने कोई भी बच्चों सोल्यूशन बनाना है, बफर सोल्यूशन बनाना है, तो आपने एसिड और बेस की जो कंसंट्रेशन होती है उसी को सिर्फ आपने चेंज करना है तो आपके पास आ जाएगी। अब ऐसे सोल्यूशन बहुत अच्छे होंगे जिसके अंदर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम होगी। अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऐसे जो बफर सोल्यूशन होंगे उनकी जो पीएच होगी दैट इज इक्वल टू पीके, उनकी जो पीएच होती है वो pKa के बराबर होगी। अब दोबारा देखें कि यही वाली इक्वेशन अब हम दोबारा लिख लेते हैं। तो हमारे पास यही थी कि pH बराबर है pKa आया था प्लस log है और ये साल्ट ओवर एसिड है। अगर बच्चों किसी भी जगह पे साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी एसिड से, देखो जैसे आपने 0.1 दोनों लिया तो बराबर है। अगर आपने साल्ट की कंसंट्रेशन जो ले लेते हैं फॉर एग्जांपल वो 0.9 ले लेते हैं और जो एसिड की कंसंट्रेशन है वो 0.6 ले लेते हैं। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन बेटा एसिड से ज्यादा हो गई देन पीएच इज ग्रेटर देन पीके, तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच की वैल्यू होती है वो पीके से ज्यादा हो जाएगी। तो ये एमसीक्यूज आएगा। अगर साल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर है तब क्या है, अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से बढ़ गई फिर क्या होगी, तो आप कहेंगे पीएच की वैल्यू पीके से ज्यादा हो जाएगी। अगर हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी साल्ट से, मतलब आप एसिड आपने 0.9 ले लिया और साल्ट जो आप ले रहे हैं 0.6 ले रहे हैं, तब आपके पास पीएच की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल, दैट इज लेस देन दैट ऑफ पीके। तब आपके पास पीएच की वैल्यू जो होती है वो पीके से कम हो जाएगी। अगर साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो एसिड के बराबर हो गई देन पीएच इज इक्वल टू पीके, वो पीएच और पीके की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये सारे बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, एमसीक्यूज आएंगे जिनको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपके पास अगर इम्तिहान के अंदर एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आए तो आप बेहतरीन तरीके से उसे सॉल्व कर लें। बेस्ट विश, गुड लक, अल्लाह हाफिज बच्चों।